गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारा चैप्टर जो चल रहा है पृष्ठीय रसायन सरफेस केमिस्ट्री, उसमें एंजाइम उत्प्रेरण की क्रियाविधि को देखेंगे। कल मैंने आपको एंजाइम के बारे में बताया था और एंजाइम के जो विशेषताएं या गुण होते हैं, उनके अभिलक्षण होते हैं, उन अभिलक्षणों के बारे में बताया था कि एंजाइम के क्या क्या गुण हैं, क्या क्या विशेषताएं हैं। एंजाइम में की दक्षता अधिक होती है, इष्टतम ताप इष्टतम पीएच पे कार्य करते हैं, कुछ धातु आयनों से प्रभावित होते हैं, कुछ धातु आयनों कुछ पदार्थों से ये इनकी क्रियाशीलता घट जाती है या कार्य करना बंद कर देते हैं। तो इस तरह एंजाइम के हमने गुण देख लिए थे। अब ये देखना है कि एंजाइम कार्य किस प्रकार से करते हैं। एंजाइम उत्प्रेरण की क्रियाविधि। तो देखिए, एंजाइम के जो कोलाइड अणु होते हैं, एंजाइम के कोलाइड कणों पर बहुत सारे कोटर पाए जाते हैं। कोटर से मतलब है कि उसके सक्रिय केंद्र। कोटर में एक सक्रिय समूह उपस्थित होता है। एंजाइम के जो कोलाइडी कण है, कोलाइडी कणों में बहुत सारे कोटर पाए जाते हैं। कोटर, और इन कोटरों में सक्रिय समूह उपस्थित होता है। सक्रिय समूह के रूप में आपके कौन कौन से यौगिक उपस्थित रह सकते हैं? क्रियात्मक समूह जैसे OH, COH, NH2 या SH। सक्रिय केंद्रों पर ये समूह उपस्थित होते हैं जो कि बंध बनाते हैं क्रियाकारकों के साथ। इनके कारण ही कोटरों को हम सक्रिय केंद्र कहते हैं, एंजाइम के सक्रिय केंद्र। जैसे ये कोई एंजाइम है, तो ये इसके सक्रिय केंद्र हो गए। यहां पर ये समूह पाए जाएंगे, कोटर हो गए इसके। ये आपका क्या हो गया? एंजाइम। अब होता क्या है, जिन अभिकारक या क्रियाकारक अणुओं की आकृति एंजाइम की आकृति की परिपूरक होती है, वो अभिकारक के अणु ही एंजाइम से जुड़ते हैं। जैसे एक विशेष ताले में एक विशेष चाबी लगती है। एक ताला सारी चाबियों से नहीं खुलता, एक ताला सारी चाबियों से नहीं खुल सकता। उसी प्रकार विशेष ताले में, एक ताले में एक उसकी ही चाबी लगेगी। ऐसे ही इस एंजाइम में इसकी जो आकृति, इन कोटरों की आकृति का परिपूरक वाला अभिकारक अणु है, वो अभिकारक अणु ही यहां पर क्या होगा? फिट बैठेगा। तो यहां पर मैं अभिकारक का अणु बना देता हूं। तो देखो, ये आपका सबस्ट्रेट हो गया, अभिकारक अणु, अभिकारक अणु सबस्ट्रेट। तो ये इसके सांचे में फिट हो जाएंगे। तो एक तरह से एंजाइम जो कार्य करते हैं वो किस सिद्धांत पर करते हैं? ताला चाबी सिद्धांत पर। इसको अपन क्या बोलते हैं? ताला चाबी सिद्धांत। की लॉक थ्योरी। एक विशेष ताला एक विशेष चाबी से खुलता है। ऐसे ही एक एंजाइम उसी क्रियाकारक अणु से क्रिया करेगा जिस क्रियाकारक के अणु की आकृति एंजाइम की आकृति की क्या होती है? परिपूरक होती है। अब ये दोनों आपस में जुड़ते हैं और संकुल बना लेते हैं, एंजाइम क्रियाकारक या अभिकारक संकुल। इस तरह से मैं क्रियाकारक को थोड़ा अलग दिखाने के लिए इसको इस तरह से लाइनिंग कर रहा हूं। इसको यहां पर भी आपको क्रियाकारक अलग दिख जाएगा। ये जुड़ गए ना संकुल।
यहाँ पर क्रिया कारक को एक साइट उपलब्ध हो गई, इसे बोलते हैं अपन ईएस संकुल, एंजाइम अभिकारक संकुल। ये इनके सक्रिय केंद्रों में क्रिया कारक के जो अणु हैं वो इनके सक्रिय केंद्रों में क्या हो गए, फिट बैठ गए। और ये संकुल जो बना है, ये संकुल इस क्रिया कारक के अणु को किस में बदल देता है, उत्पाद में। और जब ये उत्पाद में बदल जाते हैं तो हमको एंजाइम तो वैसे के वैसे प्राप्त हो जाता है। हमारा जो एंजाइम है वो तो हमें ऐसा एज इट मिल जाएगा, और साथ में उत्पाद के अणु मिल जाएंगे। ये उत्पाद के अणु, उत्पाद होंगे, उत्पाद प्रोडक्ट, ये आपका एंजाइम है। तो इस प्रकार से ताला चाबी सिद्धांत, ताला चाबी सिद्धांत पर एक कार्य करते हैं। ताला चाबी सिद्धांत जो किसने दिया था, एमिल फिशर ने दिया था। बायोलॉजी में आता है, बायोलॉजी के स्टूडेंट्स जानते होंगे, अगर उन्होंने एंजाइम वाला चैप्टर पढ़ लिया है तो उसमें एमिल फिशर के द्वारा ताला चाबी सिद्धांत दिया गया था। ठीक है भाई, तो ये आपके क्या हो गए, एंजाइम उत्प्रेरण की क्रियाविधि। दोबारा से सुन लीजिए, एंजाइम के जो कोलाइडी कण होते हैं उनमें बहुत सारे कोटर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, कोटर। उन कोटरों में सक्रिय समूह उपस्थित होते हैं। सक्रिय समूह कौन कौन से, OH, COH, NH2 और SH, ये समूह उपस्थित होते हैं जो कि क्रियाकारक के अणुओं के साथ जुड़ते हैं, संकुल बनाते हैं, और इनकी आकृति विशिष्ट होती है। जिन अभिकारक के अणुओं की आकृति एंजाइम की आकृति की परिपूरक होती है, वो अभिकारक के अणु ही एंजाइम के साथ फिट बैठ जाते हैं। जैसे एक ताले में एक विशेष चाबी फिट बैठती है, और वो क्या बना देते हैं, एंजाइम अभिकारक संकुल, एंजाइम अभिकारक संकुल बना देते हैं। यहां पर ये जो आपका अभिकारक है वो किस में बदलता है, उत्पाद में। जैसे ये उत्पाद में बदलता है इसकी आकृति बदल जाती है और ये एंजाइम से क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, और आपका एंजाइम हमको लास्ट में ऐसे ही मिल जाता है। तो ये जो उत्प्रेरण की क्रियाविधि है 2 पदों में होती है। प्रथम पद में अभिकारक है जो एंजाइम के साथ जुड़कर ईएस संकुल बनाते हैं, एंजाइम अभिकारक संकुल बनाते हैं। और द्वितीय पद में ये ईएस संकुल किसमें बदल जाता है, एंजाइम प्लस प्रोडक्ट में, उत्पाद। तो एंजाइम और प्रोडक्ट हमको वापस मिल जाता है। ये आपकी इसकी एंजाइम उत्प्रेरण की क्रियाविधि होगी। अब आगे जियोलाइट उत्प्रेरण या आकृति वर्णात्मक उत्प्रेरण, इसे देखेंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और छोटा सा टॉपिक बचा है आपका, ले लिया स्क्रीनशॉट। अब आता है अगला टॉपिक, एंजाइम उत्प्रेरण की क्रियाविधि के बाद अगला टॉपिक आता है जियोलाइट। उत्प्रेरक नहीं है, ये छोटा सा टॉपिक है। जियोलाइट एक विशेष प्रकार के उत्प्रेरक होते हैं। जियोलाइट या इनको आकृति वर्णात्मक उत्प्रेरक भी कहते हैं। तो इसके बारे में अपने को पढ़ना है, जियोलाइट या आकृति वर्णात्मक उत्प्रेरक। जियोलाइट या
आकृति वर्णात्मक उत्प्रेरक। जियोलाइट या आकृति वर्णात्मक उत्प्रेरक क्या होते हैं? ये धातुओं के एल्यूमिना सिलिकेट होते हैं। ये क्या होते हैं? धातुओं के एल्यूमिना सिलिकेट। धातुओं के एल्यूमिना सिलिकेट जियोलाइट कहलाते हैं। जियोलाइट कहलाते हैं। यहां पर जो धातुएं वो एस ब्लॉक की होती हैं। धातुएं कौन सी होती हैं? एस ब्लॉक की, जैसे Na प्लस K प्लस कैल्शियम प्लस 2 Mg+2। ये ठीक है ना भाई? एस ब्लॉक की धातुएं रहती है। इनका अगर अपन जनरल फॉर्मूला देखें, mx/n मेटल, n क्या है? एस ब्लॉक की धातु, फिर एल्यूमिना AlO2 Olex SiO2 सिलिका सिलिकेट Y पॉइंट ZH2 ये इसका जनरल फॉर्मूला है। यहां पर n है जो धातु पर उपस्थित है, धातु आयन पर उपस्थित आवेश रहता है, उसके हिसाब से लगता है। पॉइंट ZH2 ये क्रिस्टलन जल है। तो देखो एल्यूमिना सिलिकेट, धातुओं के, n क्या है? मेटल, धातुओं के एल्यूमिना सिलिकेट होते हैं। अब जियोलाइट में क्रिस्टलीय जल उपस्थित होता है तथा जियोलाइट की जो आकृति रहती है, जियोलाइट्स में सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं असंख्य। क्या मिलते हैं इनमें? असंख्य सूक्ष्म छिद्र मिलते हैं, असंख्य छिद्र पाए जाते हैं। या कोटर भी कह सकते हैं, असंख्य कोटर पाए जाते हैं। इनको प्रयुक्त करने से पहले, जियोलाइट को काम में लेने से पहले, इनको हम निर्वात में उच्च ताप पर गर्म करते हैं। निर्वात में उच्च ताप पर क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है, जिससे इसमें पहले से उपस्थित क्रिस्टलीय जल और अन्य अधिशोषित गैसें जो बाहर निकल जाए और मधुमक्खी के समान, मधुमक्खी के छत्ते के समान सूक्ष्म रंध्र बन जाते हैं। जैसे मधुमक्खी का छत्ता रहता है ना, बीच बीच में गैप इस तरह से, तो ये सूक्ष्म रंध्र बन जाते हैं। मधुमक्खी के छत्ते के समान सूक्ष्म रंध्र बन जाते हैं इसमें। अब ये वर्क कैसे करता है? इसको आकृति वर्णात्मक उत्प्रेरक क्यों कहते हैं? ये तो जियोलाइट के बारे में हो गया। जियोलाइट क्या है? धातुओं के एल्यूमिना सिलिकेट जियोलाइट कहलाते हैं, जहां पर जो धातुएं वो एस ब्लॉक की धातुएं काम में ली जाती हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम आदि। इनका जनरल फॉर्मूला है mx/n एल्यूमिना का होल ट्वाइस x, सिलिका का, सिलिकेट का होल ट्वाइस y। ये इसकी क्या है? जनरल फॉर्मूला। पॉइंट ZH2 ये क्रिस्टलन जल है। ये क्या है? आपका क्रिस्टलन जल है। जल के अणु कुछ इसको काम में लेने से पहले, जियोलाइट को काम में लेने से पहले निर्वात में उच्च ताप पर गर्म करते हैं, जिससे इसमें जो अधिशोषित गैसें हैं वो अधिशोषित गैसें बाहर निकल जाएं और क्रिस्टल जल के अणु भी निकल जाएं। तो इस पर असंख्य रंध्र बन जाते हैं। मधुमक्खी, जैसे मधुमक्खी का छत्ता रहता है ना, उस छत्ते के समान ही रंध्र बन जाते हैं, उसमें सूक्ष्म रंध्र रहते हैं मधुमक्खी के छत्ते में ऐसे। अब ये कार्य किस प्रकार करता है? तो जियोलाइट पर वो ही क्रियाकारक के अणु अधिशोषित होते हैं
जिनका आकार और आकृति जियोलाइट के रंध्र के समान है। अभिकारक के वे ही अणु अभिकारक के वे ही अणु जियोलाइट के रंध्रों पर फिट होते हैं, जिनके आकार व आकृति रंध्रों के समान हो। अगर उन रंध्रों से छोटे आकार के अणु हैं तो वो उन रंध्रों में नीचे फिसल जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। और जिन क्रियाकारक के अणुओं का आकार इनके रंध्रों के आकार से बड़ा है वो उस पर फिट ही नहीं बैठेंगे, वो वैसे ही गिर जाएंगे। तो इस प्रकार से आकृति के द्वारा निर्धारित हो रहा है। जियोलाइट में क्या हो रहा है, क्रियाकारक के अणुओं की आकृति और आकार के द्वारा निर्धारित हो रहा है कि वो उससे उत्प्रेरित होंगे या नहीं होंगे। इस कारण से जियोलाइट को हम आकृति वर्णात्मक उत्प्रेरक भी कहते हैं। और इस क्रियाविधि को क्या बोलते हैं, आकृति वर्णात्मक उत्प्रेरण, क्योंकि वे ही क्रियाकारक के अणु क्रिया कर पाते हैं जिनका आकार और आकृति जियोलाइट के रंध्रों के समान होते हैं। इसके बाद आपका आता है जियोलाइट के उपयोग, या कहां कहां ये उपयोग होता है। तो जियोलाइट का एक उदाहरण है ZSM5, जो कि अल्कोहल व पेट्रोल को गैसोलीन बनाने में प्रयुक्त होता है। ZSM5 अल्कोहल पेट्रोल से गैसोलीन बनाने में प्रयुक्त होता है। इसमें जैसे मेथेनॉल से हमें विभिन्न प्रकार के एल्केन प्राप्त होते हैं, उनका निर्जलीकरण कर देता है, मेथेनॉल से जल के अणु को निकाल देता है। मैथीन इसमें मध्यवर्ती के रूप में बनता है। दूसरा एग्जाम्पल हाइड्रोकार्बन के भंजन में, इसका उपयोग कहां कहां है, हाइड्रोकार्बन के भंजन में। तीसरा आपने 11वीं क्लास में पढ़ा था, कठोर जल को मृदु करने में सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट नामक जियोलाइट काम में आता है। सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट ये जो जियोलाइट है, ये जियोलाइट कहां काम में आता है, कठोर जल को मृदु करने में। तो ये आपके जियोलाइट के क्या हो गए, उपयोग हो गए। ये क्या हो गए, जियोलाइट के उपयोग। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, छोटा पर ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, इसमें से 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ले लिया भाई स्क्रीनशॉट। और अपन आगे चलते हैं अगले टॉपिक पर।
ये आपका जियोलाइट या आकृति वर्णनात्मक उत्प्रेरक। अगला टॉपिक आता है आपका कोलाइड। कोलाइड यहां से आज से अपन कोलाइड पढ़ेंगे। काफी बड़ा टॉपिक है, क्वेश्चन भी खूब आते हैं इसमें से, कोलाइड में से। तो देखो, सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे 1861 में, थॉमस ग्राम। 1861 में थॉमस ग्राम। थॉमस ग्राम इस साइंटिस्ट ने क्या किया, जानता झिल्ली से पदार्थों को छाना कि कौन कौन से पदार्थ तो जानता झिल्ली से गुजर जाते हैं और कौन कौन से नहीं गुजरते। इस आधार पर इसने जानता झिल्ली से आर पार जाने के आधार पर दो भागों में बांटा पदार्थ को। एक तो बांटा कोलाइड और एक बांटा क्रिस्टलोइड या क्रिस्टलोइड। हाँ, 1860 में थॉमस ग्राम ने पदार्थों को दो भागों में बांटा। किसमें बांटा? दो भागों में बांटा। अब दो भाग कौन कौन से? पहला तो कोलाइड। कोलाइड कौन से होते हैं? जो कि जानता झिल्ली, जिनको जानता झिल्ली से विसरित नहीं हो पाते। जानता झिल्ली से कोलाइड कौन से? वे पदार्थ जो जानता झिल्ली से विसरित नहीं हो पाते। मतलब इनके अणु बड़े होते हैं तो जानता झिल्ली से विसरित नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल गोंद, जिलेटिन, स्टार्च। इनका एग्जाम्पल अगर अपन देखें, गोंद का विलयन, जिलेटिन, स्टार्च का विलयन, ये विलयन ऐसे थे जो कि जानता झिल्ली से विसरित नहीं हुए। फिर दूसरी चीज देखी, दूसरा जो वर्ग बांटा, क्रिस्टेलॉइड। क्रिस्टेलॉइड कौन से हैं? ऐसे पदार्थ जो कि जानता झिल्ली से विसरित हो जाते हैं। ठीक है ना, वे पदार्थ जो जानता झिल्ली से आसानी से विसरित हो जाते हैं। वे पदार्थ जो कि जानता झिल्ली से आसानी से विसरित हो जाते हैं। उदाहरण अगर देखें तो NaCl का विलयन, शर्करा का विलयन, ठीक है। इस आधार पर, जानता झिल्ली से विसरण के आधार पर थॉमस ग्राम ने पदार्थों को दो भागों में बांट दिया। लेकिन इस वर्गीकरण में क्या परेशानी आई कि NaCl का जब जलीय विलयन बनाते हैं तो वो क्रिस्टलोइड की तरह व्यवहार करता है, मतलब जानता झिल्ली से आसानी से विसरित हो जाता है। लेकिन इसी NaCl का अगर बेंजीन में विलयन बनाया जाए तो वो कोलाइड विलयन की तरह व्यवहार करता है। किसकी तरह व्यवहार करता है? कोलाइड विलयन की तरह व्यवहार करता है। तो कमी क्या थी? NaCl का जलीय विलयन क्रिस्टलोइड की तरह व्यवहार कर रहा है। लेकिन NaCl का ही NaCl का
बेंजीन में विलयन कोलाइड की तरह व्यवहार करता है, कोलाइड की तरह। तो इसका मतलब कोलाइड कोई पदार्थ नहीं है, कोलाइड पदार्थ की कोई अवस्था है। पदार्थ की अपन ने अवस्थाएं पढ़ी है, ठोस, द्रव, गैस। इसी तरह पदार्थ की एक और अवस्था होता है कोलाइड, ठीक है ना। तो ये पदार्थ की एक अवस्था हो गई जो विशेष परिस्थितियों में प्राप्त होती है। आपका जो साबुन का विलयन है, साबुन है, साबुन का जलीय विलयन बनाओगे तो कोलाइड की तरह व्यवहार करेगा, लेकिन उसी को अल्कोहल में डाल दोगे तो क्रिस्टलोइड की तरह व्यवहार करेगा। तो हर पदार्थ क्रिस्टल कोलाइड भी व्यवहार दिखा रहा है प्रकृति, और क्रिस्टलोइड भी प्रकृति दिखा रहा है। तो फिर साइंटिस्ट ने माना कि कोलाइड कोई पदार्थ नहीं है, बल्कि ये पदार्थ की एक अवस्था है। प्रत्येक पदार्थ को कोलाइड अवस्था में भी, जैसे प्रत्येक पदार्थ ठोस, द्रव, गैस अवस्था में रह सकता है, ऐसे वो कोलाइड अवस्था में भी रहता है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई इसका। मैं अपनी शाही डाल देता हूँ, इसमें इंक डाल देता हूँ मार्कर में। अब अपन जो पढ़ेंगे वो कोलाइड के बारे में पढ़ेंगे। मार्कर हल्का चलने लग गया, इसकी भी जरूरत है से भी। हाँ भाई, ये मैंने मेरे मार्कर को इंक पिला दी। देखो, आप लोगों ने मिश्रण पढ़ा है, दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाते हैं तो क्या बनता है? मिश्रण। मिश्रण दो प्रकार का होता है, ये भी आप जानते हैं, समांगी और विषमांगी। विलयन वाले चैप्टर में भी मैंने आपको पढ़ाया था, समांगी और विषमांगी। समांगी जो मिश्रण रहता है वो ही वास्तविक विलयन कहलाता है। वही क्या कहलाता है? वास्तविक विलयन। ये दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाने पर मिश्रण बनता है, ये आप लोग जानते हैं। मिश्रण दो प्रकार का होता है, एक समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण को ही हम क्या बोलते हैं? वास्तविक विलयन। वास्तविक विलयन। इसमें विलय के जो कण रहते हैं, वास्तविक विलयन में विलय के कणों का आकार, विलय के कण 10⁻⁷ सेंटीमीटर से भी छोटे होते हैं। या इसको बोल सकते हैं 1 नैनोमीटर से भी छोटे। 1 नैनोमीटर से भी छोटे, 1 नैनोमीटर से छोटे। इतने छोटे होते हैं कि हमें अपनी आंखों से दिखाई नहीं देते, विलय के कणों के आकार। ठीक है भाई। जो समांगी विलयन रहता है आपका। दूसरा आता है इसका विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण
जिसमें दो अलग अलग प्रावस्थाएं पाई जाती हैं। समांगिक में एक ही प्रावस्था मिलती है। एक ही प्रावस्था मिलती है। विषमांगी में दो प्रावस्थाएं मिलती हैं। विषमांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण क्या होता है? जिसमें मिश्रण की दो प्रावस्थाएं उपस्थित हों, एक ही प्रावस्था में ना हो पूरा मिश्रण। अब विषमांगी मिश्रण को भी दो भागों में बांटा गया है, एक तो कोलाइड और एक निलंबन। कोलाइड और निलंबन में कैसे बांटा गया है कि निलंबन में तो विलय के जो कणों का आकार रहता है वो बहुत बड़ा रहता है, 10⁻⁴ सेंटीमीटर से बड़ा, 10⁻⁴ सेंटीमीटर से बड़ा। दस की घात -4 सेंटीमीटर से बड़ा। ठीक है भाई, ये कह सकते हैं 1000 नैनोमीटर से भी बड़ा होता है। कोलाइड में विलय के कणों का आकार विलयन और निलंबन के मध्य का होता है, मतलब 10⁻⁷ सेंटीमीटर से बड़ा, लेकिन 10⁻⁴ सेंटीमीटर से छोटा। ये इसकी रेंज होती है। ठीक है, 10⁻⁴ सेंटीमीटर से छोटा रहेगा और 10⁻⁷ सेंटीमीटर से बड़ा रहेगा। इसमें इनका आकार 10⁻⁴ सेंटीमीटर या 10⁻⁴ सेंटीमीटर से बड़ा रहता है। अब इनका आकार बड़ा होने के कारण ये इनमें विसरण नहीं होता। इनमें क्या नहीं होता? विसरण नहीं होता। विलय के कणों का विसरण नहीं होता। इनको हम विलय के कणों को ये सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं। इनको सूक्ष्मदर्शी से देखा जा सकता है, सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं। इनको तो नग्न आंखों से देख सकते हैं। जैसे पानी में रेत मिला दो, मिट्टी, ये पानी है, पानी में रेत मिला दो तो बड़े कण, रेत देखते हो ना नीचे बैठ जाती है। ये गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से विलय के कण जो थोड़ी देर में नीचे बैठ जाते हैं। विलय के कण क्या होते हैं? थोड़ी देर में ही नीचे बैठ जाते हैं। जबकि इसमें विलय के कण नीचे नहीं बैठेंगे क्योंकि इनका आकार निलंबन के कणों से क्या है? बड़ा है, सॉरी छोटा है। तो ये गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से नीचे तो नहीं बैठते, लेकिन इनको सूक्ष्मदर्शी से अपन देख सकते हैं, नग्न आंखों से ये दिखाई नहीं देते। कोलाइड है जो देखने में तो विलयन जैसा ही लगता है, देखने में समांगी मिश्रण है, लेकिन गुण किसके प्रदर्शित करता है? विषमांगी के। कोलाइड को अपन ये गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से नीचे नहीं बैठते, देखने में समांगी प्रतीत होता है, देखने में समांगी प्रतीत होता है, पर वास्तव में विषमांगी होता है। ठीक है ना? तो इस तरह से पदार्थों के मिश्रण को हमने 3 भागों में डिवाइड कर लिया है: समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण को अपन विलयनी बोलते हैं, जिनके बारे में, विलयनों के बारे में अपन ने सेकंड चैप्टर जो स्टार्ट किया था वो पढ़ लिया था। विषमांगी मिश्रण को 2 भागों में बांटा है, कोलाइड और निलंबन। निलंबन में तो विलय के कण घुलते ही नहीं है बिल्कुल भी, तो उनको अपन देख सकते हैं, शांत रख दो तो विलय के कण अलग से बैठ जाएंगे। कोलाइड में विलय के कणों का आकार विलयन से बड़ा होता है, लेकिन निलंबन के कणों के आकार से छोटा होता है। विलयन से बड़ा,
लेकिन निलंबन से छोटा होता है। इनमें विसरण भी नहीं हो पाया जाता, जैसे विलय के कणों में विसरण होता है, इनका विसरण नहीं होता। ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन या अर्धपारगम्य में झिल्ली से आर पार नहीं जा सकते। सूक्ष्मदर्शी से इनको देख सकते हैं, इनको अपन सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं देख सकते, ठीक है ना, अति सूक्ष्मदर्शी से देख पाते हैं। ये देखने में समांगी प्रतीत होता है, विलय के कण जो गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से बह जाते हैं। अब हम इन तीनों की ही तुलना पढ़ेंगे, इन तीनों के बारे में ही पढ़ेंगे अगली क्लास में। ये एक इंट्रो दे दिया कोलाइड का, मैंने एक परिचय दे दिया है। कोलाइड विलयन का क्या दे दिया आपको, परिचय दे दिया। इसका अभी है टाइम तो मैं आपको इसकी तुलनात्मक अध्ययन करा देता हूं। इसका स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा। खैर अभी तीनों का विलयन, कोलाइड और निलंबन की तुलनात्मक अध्ययन। देखिए एक तरफ तो आप इनके गुण ले लीजिए, गुण, फिर इन तीनों की अवस्थाएं, तीन अवस्थाएं। गुण में पहले विलयन में पढ़ेंगे, फिर कोलाइड में, और लास्ट में निलंबन। इनका तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं अपन, तीनों अवस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं। अभी टाइम है तो मैं इनको बता देता हूं, जैसे अगली क्लास में एक नया टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला गुण है प्रकृति। तो प्रकृति मैंने अभी अभी बताई थी, विलयन की प्रकृति क्या होती है, समांगी, और इन दोनों की क्या होती है, विषमांगी प्रकृति, विषमांगी। ये समांगी मिश्रण है और ये दोनों विषमांगी मिश्रण है। दूसरी चीज अवस्था, इनकी क्या है, अवस्था, कि कितनी अवस्थाएं, प्रवस्थाएं कौन कौन सी पाई जाती हैं, प्रावस्था। तो देखो इसमें तो एक प्रवस्था होती है पूरे विलयन के, इनमें दोनों में दो दो। इसमें तो पूरा विलयन एक ही प्रवस्था में उपस्थित होता है, तभी तो समांगी है, और इनमें क्या होता है, दो दो होता है। तीसरा कणों का आकार, कणों का आकार, कणों का आकार, इसमें तो आपको 1 नैनोमीटर से भी छोटे मिलेंगे, या 10 की घात माइनस 7 सेंटीमीटर से भी छोटे। इसमें आपको 10 की घात माइनस 5 से लेकर 10 की घात माइनस 7 सेंटीमीटर, मतलब इनके कणों का आकार 10 की घात माइनस 7 सेंटीमीटर से तो बड़ा है, लेकिन 10 की घात माइनस 5 सेंटीमीटर का या उससे छोटा। इनके कणों का आकार 10 की घात माइनस 5 सेंटीमीटर से छोटा होता है, बड़ा होता है, 10 की घात माइनस 5 सेंटीमीटर से बड़ा। ठीक है भाई। फिर चौथा दृश्यता, मतलब विलय के कणों के दिखाई देना। दृश्यता क्या, विलय के कणों का दिखाई देना। तो इसमें विलय के कण नहीं दिखाई देते, इसमें सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं, और इसमें हम नग्न आंखों से देख सकते हैं, नेक्ड आई से, नग्न आंखों से, अपनी आंखों से ही देख सकते हैं विलय के कण। मिट्टी के कण पानी में तैरते हुए दिखाई देते हैं, तो नग्न आंखों से ही देखा जा सकता है इनको। और गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव, गुरुत्वाकर्षण, तो देखो इन पर तो गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव नगण्य है, इन पर भी नगण्य होता है, ये भी नहीं बैठते गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव, लेकिन इन पर गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव पड़ता है, ये प्रभावित होते हैं, प्रभावित होते हैं। बताया था ना,
पानी में मिट्टी घोलो और फिर उस विलयन को, उस मिश्रण को शांत रख दो, थोड़ी देर बाद मिट्टी के कण नीचे बैठ जाते हैं गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से। फिर आता है अधिशोषण। अधिशोषण तो इनमें अधिशोषण कम या नगण्य होता है, इनमें उच्च होता है। कोलाइड में अधिशोषण उच्च। अभी एंजाइम पढ़ा था, एंजाइम की कोलाइड प्रकृति होती है, इसी कारण से वो अधिशोषित करते हैं उत्प्रेरक और एंजाइम। और इनमें भी क्या होता है, नगण्य। इसके बाद आता है आपका फिल्टरन। छानना, फिल्टरन। एक तो साधारण फिल्टर से ये नहीं छाने जा सकते, संभव नहीं, संभव नहीं, इनका भी संभव नहीं है, इनका संभव है। दूसरा आता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, अति सूक्ष्म निस्यंदन, अल्ट्रा। इनका अल्ट्रा फिल्ट्रेशन से भी संभव नहीं है, विलयन को हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन से भी नहीं छान सकते, लेकिन इनका संभव है, इनको छाना जा सकता है, और इनका तो है संभव। तो ये विलयन को ना तो हम साधारण फिल्टर पेपर द्वारा छान सकते हैं, ना ही अल्ट्रा फिल्टर पेपर द्वारा छान सकते हैं। कोलाइड को साधारण से नहीं छान सकते, लेकिन अल्ट्रा से छान सकते हैं, और निलंबन को तो दोनों से ही छान सकते हैं। ब्राउनियन गति, ब्राउनियन गति होती है, टेढ़ी मेढ़ी गति होती है जो विलय के कणों की। ब्राउनियन गति कोलाइड में पढ़ेंगे, इसका ये गुण है, कोलाइड का गुण है। ब्राउनियन गति ये प्रदर्शित नहीं करते, ये प्रदर्शित करते हैं, कोलाइड का ही गुण है, ये प्रदर्शित करते हैं। इसके द्वारा ही पहचान होती है कि कौन सा विलयन कोलाइड है और कौन सा नहीं है। ये भी नहीं करते, नहीं। ठीक है भाई। फिर अगला पॉइंट आता है आपका टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव, प्रकाश के पथ का दिखाई देना प्रकीर्णन के फलस्वरूप, तो ये प्रदर्शित नहीं करता, ये करते हैं प्रदर्शित। टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करेंगे। टिंडल प्रभाव छोटी क्लास में पढ़ा होगा, प्रकाश की किरणें सूक्ष्म कणों पर पड़कर फैल जाती हैं, जिसके कारण हमें आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, या घने कोहरे में प्रकाश की लाइन आती सी दिखाई देती है, या अंधेरे कमरे में रोशनदान है उससे प्रकाश का पथ दिखाई देता है। तो ये सब टिंडल प्रभाव के कारण है। तो कोलाइड विलयन टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करेगा, ये भी नहीं करेंगे, नहीं करते। ये हो गए इनके 9 प्रॉपर्टी। 2-3 प्रॉपर्टी और है, वो और देख लीजिए। विसरण अगर देखा जाए, विसरण, तो विसरण विलयन में तीव्र गति से होता है, इनमें धीमा होता है, और इनमें होता ही नहीं है, नहीं। ठीक है ना। इसके बाद 2 गुण और बचे हैं, ऊपर के मैं डाल देता हूं भाई। विद्युत क्षेत्र का प्रभाव, ग्यारहवां गुण है आपका विद्युत क्षेत्र का प्रभाव। तो देखो, विलयन में आप विद्युत क्षेत्र लगाओगे तो धनायन, जो आपके धनायन है वो तो कैथोड की ओर और ऋणायन एनोड की ओर जाते हैं। पॉजिटिव आयन कैथोड की ओर, कैथोड की ओर,
वह नेगेटिव आयन एनोड की ओर जाएंगे, एनोड की ओर तीव्र गति से जाते हैं। कोलाइड में विपरीत आवेशित आयन धीमी गति से स्कंदित हो जाते हैं, धीमी गति से जाएंगे, धीमी गति से विपरीत प्लेट पर स्कंदित हो जाते हैं, स्कंदित, स्कंदन हो जाता है, स्कंदित हो जाता है। इनमें इसका प्रभाव पड़ता ही नहीं है, अप्रभावित है, अप्रभावित। ठीक है भाई, विद्युत क्षेत्र जब लगाया जाता है तो विलयन में तो धनायन तो कैथोड की ओर और ऋणायन एनोड की ओर जाते हैं। कोलाइड में ये धीमी गति से विपरीत प्लेट के ऊपर जाकर स्कंदित हो जाते हैं, इनकी खत्म हो जाती है, कोलाइड फेज है जो जम जाते हैं, ये अप्रभावित हो जाते हैं। अगर इनकी दृश्यता या प्रकटता देखी जाए तो इनका विलयन तो पारदर्शी होता है, कोलाइड भी सामान्यतः पारदर्शी होता है, कभी कभी हल्का रहता है, सामान्यतः पारदर्शी। और ये क्या होते हैं, अपारदर्शी। ये क्या होते हैं, अपारदर्शी। तो ये हमारे तीनों फेज का विलयन, कोलाइड और निलंबन तीनों का क्या हो गया, एक तुलनात्मक अध्ययन हो गया। ये टेबल आपको याद रखनी है। आगे अपन इनका कोलाइडों के बारे में पढ़ेंगे, कोलाइड की अवस्थाओं के बारे में, कोलाइड की प्रावस्था और उनका वर्गीकरण अगली क्लास में। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।